Hello everyone, how are you all? Hope you guys are doing well. सो गाइस स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे एज यूजुअली आपका यूनिट 4 कम्युनिकेशन के इम्पॉर्टेंट PYQs, जिसमें हम आपके 20 क्वेश्चंस को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए प्रूव होगी। अगर हम बात करें आपके टारगेट दिसंबर 2022 का, तो हम इसमें आपका यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 7, 9 एंड 10 यूनिट्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने हमारी ये वीडियोस नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हमने कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हुए हैं जो हमने हर यूनिट से लिए हुए हैं। ओके गाइस, और वन मोर थिंग, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यूजीसी नेट एग्जाम की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी न्यू वीडियो हम अपलोड करें उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए गाइज, विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले रिवीजन कर लेते हैं जो 20 क्वेश्चंस हमने किए थे, क्योंकि रिवीजन इज़ वेरी मस्ट। आप अगर एक बार वीडियो देख लेते हैं और उसका अगर दोबारा वीडियो नहीं देखते हैं तो वो क्वेश्चन आपके माइंड से स्किप हो जाता है और हम आंसर गलत टिक कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए मेरा मोटिव आपको बार बार वही सेम क्वेश्चन जो आप प्रीवियसली कर चुके हैं उनको शो करने का यही है कि आप का जो है वो रिवीजन होता जाए। हो सकता है आप वीडियो को दोबारा से ना देखें, बट आप जब न्यू वीडियो स्टार्ट हो रही होगी तो आप स्टार्टिंग में इसको देखेंगे। ज़्यादा देर मैं नहीं रुकूंगी, मतलब स्क्रॉल करूंगी। आपको अगर रीड करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप यहाँ पर पॉज करके रीड कर सकते हैं। क्लियर? और आप चाहें तो आप यहाँ पर अपना इसमें मॉक भी लगा सकते हैं कि आप अपने अकॉर्डिंग अपने आंसर्स को जो यहाँ पर मार्क करें। उसके बाद देखिए कि आपका कितना स्कोर जो है वो बन रहा है। ओके ना, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम अपना आज का सेशन। और आज हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं ये क्वेश्चंस आपके दिसंबर का जो एग्ज़ाम हुआ था 2015 में, वहाँ से है। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टूडेंट इवैल्यूएशन ऑफ टीचर्स आर। स्टूडेंट इवैल्यूएशन जो होता है टीचर्स का, उसका मेन उद्देश्य क्या होता है? टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट वीकनेस। यहाँ पर क्या है? वीकनेस है। वीकनेस यानी कि स्टूडेंट की जो वीकनेस होती है उसके रिगार्डिंग आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें, मतलब उनकी बच्चों की कमज़ोरियों को जानें, उनकी क्षमता को जानें। या टू मेक टीचर्स टेकिंग टीचिंग सीरियसली, या फिर ऐसा हो कि टीचर्स जो हो वो अपनी जो उनका टीचिंग है उसको वो सीरियसली लें। या टू हेल्प टीचर्स अडॉप्ट इनोवेटिव मेथड्स ऑफ टीचिंग नहीं है, टीचिंग है, तो टीचिंग के इनोवेटिव मेथड्स को यूज़ करें। बिल्कुल इनोवेटिव मेथड्स को यूज़ करने, क्योंकि टेक्नोलॉजी का आपका जो ये चल रहा है यहाँ पर, तो इनोवेशन इज़ नेसेसरी। ठीक है, तो ये तो ठीक हो रहा है। टू आइडेंटिफाई द एरियाज ऑफ फर्दर इंप्रूवमेंट इन टीचर ट्रेट, तो टीचर के ट्रेट में फर्दर इंप्रूवमेंट के लिए आइडियाज़ को आपको देखना है। तो यहाँ पर इन चारों स्टेटमेंट्स में से आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करना है। करेक्ट स्टेटमेंट की अगर हम बात करें उद्देश्य की, स्टूडेंट इवोल्यूशन ऑफ टीचर्स, तो देखिए बिल्कुल आप जो भी स्टूडेंट है उसकी क्षमता को जानेंगे, उसकी कमज़ोरी को जानेंगे और तब आप उसका क्या करोगे? निदान करोगे। दूसरा आ जाता है टू मेक टीचर टीचिंग सीरियसली। बिल्कुल जो भी टीचर टीच कर रहा है वो भी सीरियसली टीच करे, क्योंकि उसको क्या ध्यान में रखना है? उसको फ्यूचर ध्यान में रखना है कैंडिडेट का, जिसको भी वो टीच कर रहा है उसको इस बेस पे उसको टीच करना है कि बच्चे की जो फ्यूचर है उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। वो स्टूडेंट के होलिस्टिक डेवलपमेंट और ऑल ओवर डेवलपमेंट पर फोकस करके टीचिंग करे। ठीक है, तो एक
सुपीरियस वे में वो टीचिंग करे, बिल्कुल ठीक हो जाएगी ये स्टेटमेंट भी स्टेट। एंड अभी हमने देखा ही कि इनोवेटिव मेथड्स का तो यूज़ करना है टीचिंग में, तो ये तो आपका पॉजिटिव पॉइंट है। तो अगर हम देखें तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन ये फोर्थ स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि आपको फर्दर इंप्रूवमेंट जो देखना है वो स्टूडेंट के ट्रेड्स में देखना है, टीचर के ट्रेड्स में नहीं देखना, क्योंकि हमारी जो यहाँ पर एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर्ड है, ठीक है। तो बच्चे को केंद्र में रख के जो हमें शिक्षा है वो देनी है, तो एजुकेशन चाइल्ड सेंटर्ड है, इस वजह से यहाँ पर टीचर ट्रेड्स नहीं आएंगे। तो आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। तो यहाँ पर आपको जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3 ABC ओनली। क्लियर। नेक्स्ट, using central point of the classroom communication as the beginning of a dynamic pattern of ideas is referred to as, यानी कि अगर आप क्लासरूम कम्युनिकेशन में केंद्र बिंदु का इस्तेमाल कर रहे हैं डायनेमिक पैटर्न को की शुरुआत में, आइडियाज़ का जो डायनेमिक पैटर्न होता है उसकी शुरुआत में अगर आप केंद्रीय बिंदु का यूज़ करें तो उसको क्या कहा जाएगा? सिस्टमाइजेशन कहा जाएगा, प्रॉब्लम ओरिएंटेशन कहा जाएगा, या फिर उसको आइडिया प्रोटोकॉल कहा जाएगा, या फिर माइंड मैपिंग कहा जाएगा। तो देखिए, जब बात आ रही है सेंट्रल पॉइंट की, सेंट्रल पॉइंट से आपको याद रखना है सिस्टमाइजेशन में सेंट्रल पॉइंट वाला नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो आप पहले 1 पे जाएंगे, फिर 2 पे जाएंगे, फिर 3 पे जाएंगे, और फिर 4 पे जाएंगे, फिर 5 पे, 6 पे। तो अगर हम सेंट्रलाइजेशन देखें यहाँ पर तो आपका क्या रहेगा? 3 यहाँ से रहेंगे, 3 यहाँ से, तो 4 वाला रहेगा। तो आप 1 से डायरेक्ट 4 पर नहीं जा सकते, आप एक सिस्टमैटिक वे में जाएंगे, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा है आपका प्रॉब्लम ओरिएंटेशन। प्रॉब्लम ओरिएंटेशन की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड है। तो जब भी आप कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं, जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे होते हैं, वहाँ पर भी आप सबसे पहले पता लगाते हो कि प्रॉब्लम का जो कॉज है वो क्या है। आप पहले कॉज जानते हैं, जब आप कॉज जानोगे उसके बाद ही तो आप उसकी रेमेडी करोगे, है ना। जैसे कि अगर आपको मान लीजिए कोई डिजीज़ है, तो उस डिज़ीज़ का जब तक कि आप टेस्ट करा के पता नहीं लगा लेते कि वो डिज़ीज़ क्या है, तब तक आप रेमेडी नहीं कर सकते, ठीक है। तो पहले आप कारण पता लगाते हैं कि आपको जो डिजीज़ है उसका कारण क्या है, और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको रेमेडी प्रोवाइड की जाती है। तो सेम है, तो यहाँ पर आप सीधे यहाँ पर भी आप सिस्टम में ही जाएंगे, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। आइडिया प्रोटोकॉल, आप बात सेंट्रल पॉइंट की हो रही है, तो आइडिया प्रोटोकॉल नहीं आ सकता कि आप आइडिया का मतलब क्या है, आपको कुछ भी आइडिया आ सकता है, किसी भी पॉइंट पर आ सकता है, ठीक है। आपको हो सकता है आइडिया आ जाए कि आप किसी भी, मान लीजिए अगर हम आप कोई भी एक ड्राइंग ड्रॉ कर रहे हैं, तो आपको ये आइडिया भी आ सकता है कि आप क्या हो बॉटम से ड्रॉ करें, आपको आइडिया आ सकता है कि आप टॉप से ड्रॉ करें, आपको आइडिया आ सकता है कि आप मिडिल से करें। तो यहाँ पर आइडिया तो किसी भी डायरेक्शन में आ सकता है, इसलिए ये भी आपका नहीं होगा। लेकिन माइंड मैपिंग जो है, माइंड मैपिंग में आप सेंट्रल पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि जो मैप होता है हमारा उसमें हम सेंट्रल टू पेरीफेरी जो है वो जा सकते हैं, ठीक है। जैसे आप अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर भी आप यहाँ से इधर या इधर जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा दैट गोज विद ऑप्शन नंबर 4, दैट इज माइंड मैपिंग। नेक्स्ट है एस्पेक्ट्स ऑफ द वॉइस अदर दैन द स्पीच आर नोन एज। वॉइस का जो एस्पेक्ट होता है स्पीच से अलग होकर, उसको क्या कहा जाता है? फिजिकल लैंग्वेज कहा जाता है, पर्सनल लैंग्वेज कहा जाता है, पैरा लैंग्वेज कहा जा सकता है, या फिर डिलीवरी लैंग्वेज कहा जाता है। तो देखिए, वॉइस का जो एस्पेक्ट रहता है तो फिजिकल लैंग्वेज नहीं होता। फिजिकल लैंग्वेज क्या होता है? हमारा बॉडी स्ट्रक्चर होता है, मतलब हमारा बॉडी गेस्चर होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर हम नहीं कहेंगे, बॉडी गेस्चर कहेंगे। ये हमारी फिजिकल लैंग्वेज है कि आपके जो हैंड्स का मूवमेंट है, ठीक है। अगर आप कोई बात कर रहे हो तो आप अपने हैंड्स का मूवमेंट्स कैसे कर रहे हो, आप अपने फेस पर कैसे एक्सप्रेशंस दे रहे हो, आपकी बॉडी, आप जब बैठे हो ये तो आपका बॉडी का गेस्चर कैसा है, आप खड़े हैं तो आपका बॉडी गेस्चर कैसा है, तो दे आर कॉल्ड दी फिजिकल लैंग्वेज। तो ये नहीं होगा। दूसरा पर्सनल लैंग्वेज, पर्सनल लैंग्वेज भी आपके वॉइस के एस्पेक्ट के अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक है। डिलीवरी लैंग्वेज का मतलब कि आप अपने जो भी आपके जो विचार हैं उनको आप डिलीवर कर रहे हो, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। आपका जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा दैट गोज विद ऑप्शन नंबर सी, कि जो वॉइस का एस्पेक्ट होता है स्पीच से हटके, वो आपकी पैरा लैंग्वेज कहलाती है। क्या कहलाता है? पैरा लैंग्वेज। क्लियर। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 4,
एवरी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज़ अफेक्टेड बाय इट्स। हर तरह का जो कम्युनिकेशन होता है, संप्रेषण होता है, उसको उसके किसके द्वारा जो है वो अफेक्ट किया जा सकता है, इट्स। ठीक है, यहाँ पे बोला मैंने इट्स का मतलब उसके बनना है कि एवरी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज अफेक्टेड बाय रिसेप्शन, ट्रांसमिशन, नॉन रेगुलेशन या फिर कंटेक्स्ट। तो कोई भी कम्युनिकेशन हो, अगर बात करें कि वो किससे प्रभावित होगा, तो रिसेप्शन तो सुनने की बात हो रही है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन सुनना ना सुनना, इससे कम्युनिकेशन प्रभावित नहीं होगा। आपको तो बोलना है, ठीक है, मैं यहाँ पर आपको क्लास दे रही हूँ तो मैं अपनी साइड से बोल रही हूँ। अब आप सुन रहे हो, कितना सीरियसली सुन रहे हो, नहीं सुन रहे हो, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको किस वे में लेके जा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये अफेक्ट नहीं कर सकता कम्युनिकेशन को। मेरे को तो एज इट इज़ बोलना है जैसे मैं बोल रही हूँ। मैं आपको पूरा क्वेश्चंस को जो है वो एक्सप्लेन करूँगी, जिस तरह से मुझे एक्सप्लेन करना है उसी तरह से। तो आप किस तरह से सुन रहे हो उसका मेरे बोलने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। क्लियर? तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा, ट्रांसमिशन। कम्युनिकेशन जब है तो बिल्कुल ऑब्वियस है कि ट्रांसमिशन होगा। कम्युनिकेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर ही होगा। ठीक है, आप खुद से जो है वो बात नहीं कर सकते। इन सम केसेस की जाती है, उसको हम प्राइवेट स्पीच बोलते हैं। ठीक है, लेकिन बात हो रही है कि जब कम्युनिकेशन हो रहा है, संप्रेषण होता है, तो वो इंटरेक्शन ही होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। आप दूसरे तक अपने विचारों को पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ट्रांसमिशन होगा, बिल्कुल होगा। तो इस ट्रांसमिशन से कम्युनिकेशन इफेक्ट नहीं होता है। नॉन रेगुलेशन, ठीक है, बिना रेगुलेशन के भी कम्युनिकेशन होता है, तो ये भी ठीक है। लेकिन बात आ गई कंटेक्स्ट, तो बिल्कुल कम्युनिकेशन को प्रभावित किया जा सकता है किसके द्वारा, उसके कंटेक्स्ट के द्वारा। क्लियर? जैसे कि कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर ऐसा ले लीजिए कि कहीं पॉज देना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसको पढ़ते चली जाऊँ। एवरी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन अफेक्टेड बाय इट्स रिसेप्शन, ट्रांसमिशन, नॉन रेगुलेशन, कंटेक्स्ट। तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ रुकना था, कहाँ नहीं। तो इससे कंटेक्स्ट से तो जो है वो कम्युनिकेशन प्रभावित होता है। किस टाइम पर आपको कहाँ पर पॉज लेना है, कहाँ पर आपको फुल स्टॉप देना है, कहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेज को चेंज करना है, अपनी वॉइस को हाई लो करना है, तो ये सब कॉन्टेक्स्ट के अंतर्गत आ जाता है। कैसा कॉन्टेक्स्ट है, कैसे आप उसको एक्सप्रेस कर रहे हो, तो कम्युनिकेशन को प्रभावित किया जा सकता है उसके कॉन्टेक्स्ट के द्वारा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। Attitude, actions and appearances in the context of classroom communication are considered as verbal, non-verbal, impersonal या फिर irrational। तो जो क्लासरूम कम्युनिकेशन है वहाँ पर एटीट्यूड, एक्शन और अपीयरेंस को क्लासरूम कम्युनिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में आप कैसे कंसीडर करते हो, क्या आप कैसा मानते हो? तो उसको आप वर्बल मानेंगे, नॉन वर्बल मानेंगे, इम्पर्सनल मानेंगे, रेशनल। तो देखिए, किसी भी बच्चे के जो एटीट्यूड होगा उसका अच्छा या बुरा, ठीक है, तो वो बोलकर नहीं पता चलता है। ठीक है, आप उसको कैसे पहचानते हो? तो उस बच्चे का एटीट्यूड कैसा है ये आप उसकी एक्टिविटी के थ्रू देखते हैं। तो एक्टिविटी कैसी है? एक्टिविटी आपकी नॉन वर्बल है। दूसरा, एक्शन। आप मान लीजिए किसी बच्चे को मार रहा है, ठीक है, वो कुछ चुरा रहा है, वो वर्क नहीं कर रहा है, तो उसका जो एक्शन है उसको भी आप कैसे ऑब्जर्व करोगे, कैसे पता लगाओगे? तो उसको आप कैसे पता लगाओगे? देखकर ही पता लगाओगे। बिना देखे तो आप पता लगा नहीं सकते कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये भी आपका कैसा है? फिजिकल है। ठीक है, तो जब ये फिजिकल है तो बिल्कुल कैसा होगा? नॉन वर्बल होगा। दूसरा आ जाता है इम्पर्सनल। तो यहाँ पर पर्सनल की कोई बात नहीं हो रही है, क्योंकि जब भी एटीट्यूड है, एक्शन है, अपीयरेंस है, तो इम्पर्सनल की तो बात ही नहीं है। और इरेशनल भी नहीं है। आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर नॉन वर्बल ही है कि एटीट्यूड, एक्शन और बच्चे का मतलब क्लासरूम में जो भी स्टूडेंट्स हैं उनका अपीयरेंस आप देख कर ही पता लगा सकते हो, तो ये नॉन वर्बल है, बोलने वर्बल ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मोस्ट ऑफन द टीचर स्टूडेंट कम्युनिकेशन इज। अब टीचर स्टूडेंट का जो कम्युनिकेशन होता है वो ज़्यादातर क्या होता है? स्पूरियस होता है, होना चाहिए, या फिर क्रिटिकल होना चाहिए, यूटिलिटेरियन होना चाहिए, या फिर कन्फ्रंटेशनल होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर आपको 4 अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं इन सारे ऑप्शंस को क्लियर कर देती हूँ कि क्या होता है। स्पूरियस क्या होती है? ये बेसिकली एक टॉक होती है। क्या होती है? एक टॉक होती है। और इस टॉक में क्या किया जाता है? तो इस टॉक में मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट, यानी कि यहाँ पर फॉल्स स्टेटमेंट दी जाती हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि एज अ टीचर आप अपने स्टूडेंट को कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट देना पसंद करेंगे? यस और नो?
ऑब्वियस नो नहीं देना है। तो कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट तो टीचर और स्टूडेंट कम्युनिकेशन में होनी ही नहीं चाहिए। तो स्पूरियस क्या है, स्पूरियस एक तरह की टॉक है जिसमें फॉल्स स्टेटमेंट दी जाती है, इस वजह से ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा आ जाता है आपका क्रिटिकल। क्रिटिकल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप अगर अपनी जो भी आपके पॉइंट्स हैं उनको आप एक्सप्रेस करते हो, आपने कमेंट्स देते हो, मतलब आप जजमेंटल होते हो एक तरह से। तो जब आप जजमेंटल बोलते हैं ना कितने क्रिटिकल हैं, तो क्रिटिकल का मतलब जजमेंटल होना, ठीक है, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना, मतलब डिसअप्रूविंग कमेंट्स देना, ये सब, तो इसलिए ये भी नेगेटिव है, गलत हो जाएगा। दूसरा कन्फ्रंटेशनल। कन्फ्रंट का मतलब जानते हो ना, कन्फ्रंट किया उसने मुझे, तो इसका मतलब होता है कि आप किसी भी सिचुएशन से डील करते हैं इन अ एग्रेसिव मैनर। किसी भी सिचुएशन से अग्रेसिव मैनर में डील करना जो होता है वो कहलाता है कॉन्फ्रंटेशनल। तो क्लासरूम में तो आपको अग्रेसिव होना ही नहीं है। किसी भी बच्चा अगर शैतानी भी कर रहा है तो आपको उसको अग्रेसिव होकर जो है वो उसके एक्शन को कंट्रोल नहीं करना है, उसको समझाएंगे, पहले कारण पता लगाएंगे कि क्यों कर रहा है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, उसके बाद उसका आप क्या करोगे, निदान करोगे और उसके बाद आप उसको समझाओगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन तीनों गलत हो जाएंगे। बात यहाँ पर हमारी करेक्ट जो आएगी वो आएगी यूटिलिटेरियन। अब ये यूटिलिटेरियन होता क्या है बेसिकली, तो ये जो होती है ये एक अप्रोच होती है टीचिंग की। क्या होती है, एक अप्रोच होती है टीचिंग की, और इसको एक अच्छा अप्रोच माना जाता है टीचिंग का। क्यों माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, नंबर ऑफ गुड थिंग्स को, जो गुड थिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर इंक्रीज़ की जाती है। अब आप कहेंगे ये तो मतलब ऑब्वियस है, बिल्कुल। तो यहाँ पर आप जो गुड थिंग्स को इंक्रीज करते हो, इसमें क्या होना चाहिए, प्लेजर होना चाहिए, हैप्पीनेस होना चाहिए, बच्चा खुश हो, ठीक है। और क्या किया जाता है, जो भी बैड थिंग्स होती हैं उनको क्या किया जाता है, यहाँ पर डिक्रीज किया जाता है, यानी कि अनहैप्पीनेस है या फिर पेन है, मतलब बच्चे को दर्द नहीं देना, बच्चे को कोई भी फिजिकल हैरास नहीं करना, बच्चे को पनिशमेंट नहीं देनी है, ठीक है। तो बैड थिंग्स को डिक्रीज किया जाता है और गुड थिंग्स को क्या किया जाता है, इंक्रीज किया जाता है। ये एक अप्रोच है। फिर क्या होता है, जब आप गुड थिंग्स को इंक्रीज़ करोगे और बैड थिंग्स को डिक्रीज़ करोगे, तो ये जो अप्रोच है, ये अप्रोच क्या करती है, ये अप्रोच इसके साथ होलिस्टिक डेवलपमेंट करती है चाइल्ड का। तो ये हमारा एक अच्छा अप्रोच माना जा रहा है। तो टीचर और स्टूडेंट कम्युनिकेशन में क्या होना चाहिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट का ध्यान रखते हुए टीचर को अपनी टॉक करनी चाहिए, गुड थिंग्स को इंक्रीज़ करना चाहिए, बैड थिंग्स को रिड्यूस करना चाहिए, यानी कि यूटिलिटेरियन। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड इट इज़ इन अ क्लासरूम अ कम्युनिकेटर्स ट्रस्ट लेवल इज़ डिटरमाइंड। एक क्लास में जो भी कम्युनिकेटर है, यानी कि जो बोल रहा है, उसका ट्रस्ट लेवल, यानी कि यहाँ पर ट्रस्ट लेवल का मतलब है कि उसके कॉन्फिडेंस लेवल से। तो आप उसके कॉन्फिडेंस लेवल को कैसे नाप सकते हो, कैसे माप सकते हो, कैसे पता लगा सकते हो कि जो कम्युनिकेटर है वो कॉन्फिडेंशियल है, मतलब कॉन्फिडेंस में है कम्प्लीटली या फिर नहीं है, डर रहा है, नर्वस हो रहा है, तो कैसे पता लगाएंगे। तो इसका, या फिर वो बात सही बोल रहा है या गलत, ट्रस्ट वाली बात भी आ जाए तो यहाँ आ जाए कि बात सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, इसका पता आप किस तरह से लगा सकते हो। अगर वो कोई हाइपरबोले लेवल यूज़ कर रहा है, हाइपरबोले क्या होता है, तो हाइपरबोले आप सभी जानते होंगे कि ये क्या है, ये एक तरह की फिगर ऑफ स्पीच है। इस फिगर ऑफ स्पीच में क्या किया जाता है, इस फिगर ऑफ स्पीच में किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा कर बोला जाता है। तो इस बात पे आप, अगर किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर बोला जाएगा तो क्या आप उस बात पर विश्वास कर सकते हो। अगर मतलब जैसे आपने देखा होगा, एक एग्जाम्पल भी सुना होगा कि चांद ने घूंघट से मुंह ढक लिया, तो आप बताइए चांद मुंह ढक सकता है, नहीं ना। वहाँ पर चांद को एक दुल्हन की तरह बताया गया है, तो उसको उसका बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया गया है, ठीक है। तो हाइपरबोले किसी ये फिगर ऑफ स्पीच है जहाँ पर कि किसी भी चीज़ का जो है वो बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाता है। तो जब किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर बताया जाए तो आप उस पर विश्वास नहीं करते हैं, बिल्कुल ट्रस्ट लेवल आप यहाँ से नहीं नाप सकते, गलत हो जाएगा। चेंज ऑफ वॉइस, कोई अपनी वॉइस को चेंज कर दे तो वहाँ से भी ट्रस्ट लेवल का पता नहीं चलता है। आप अपनी ओरिजिनल लैंग्वेज में बोलेंगे दैट्स वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। यूज़ ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स, अब आप ऐसे कॉन्सेप्ट्स का यूज़ कर रहे हो जो किसी ने ना देखे ना सुने, तो उन बात पर भी आप विश्वास क्या करोगे, जो आपने कभी ना देखा हो ना कभी सुना हो, तो उस पर भी बिलीव नहीं किया जा सकता। बिलीव आप
मतलब जो कम्युनिकेटर जो बोल रहा है उसके ट्रस्ट लेवल का जो ट्रस्ट लेवल है उसको डिटरमाइन किया जाता है आई कांटेक्ट के साथ। अगर वो सच बोल रहा है तो वो आई कांटेक्ट कर लेगा, अगर वो सच नहीं बोल रहा है तो वो आई कांटेक्ट नहीं कर पाएगा। सेम थिंग हैपन्स विद कॉन्फिडेंस लेवल ऑल्सो, कि अगर जो कम्युनिकेटर है उसका कोई इंटरव्यू ले रहा है और वो अगर इंटरव्यूअर से आई कांटेक्ट करता है तो इसका मतलब इंटरव्यूअर समझ जाता है कि बच्चे में क्या है, गट्स है, बच्चे में क्या है, कॉन्फिडेंस है, बच्चे को अपने ऊपर बिलीव है कि उसके पास जितनी भी नॉलेज है वो इनफ है इंटरव्यूअर के साथ डील करने में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी ट्रेस्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। अब जो कम्युनिकेशन होता है उसकी वो कितना इफेक्टिव है इसका पता आप इनमें से किसके द्वारा लगा सकते हो। आप एटीट्यूड का सर्वे करा के इसका पता लगा सकते हैं, परफॉर्मेंस रिकॉर्ड का पता लगा के मतलब परफॉर्मेंस रिकॉर्ड के द्वारा, या फिर स्टूडेंट के अटेंडेंस के द्वारा, या फिर कम्युनिकेशन चैनल के सिलेक्शन के द्वारा। तो कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस का पता लगाने के लिए क्या किया जाएगा, तो बिल्कुल आप एटीट्यूड का सर्वे कराएंगे। सही बात है, क्योंकि सर्वे तो एक बहुत अच्छा आपका एक रिसर्च माना जाता है। ठीक है, रिसर्च के अंतर्गत आती है। ठीक है, एक्शन रिसर्च भी आता है आपका सर्वे, जहाँ पर आप सर्वे करते हैं। परफॉर्मेंस रिकॉर्ड्स, ठीक है, बिल्कुल परफॉर्मेंस रिकॉर्ड भी आप चेक करेंगे, स्टूडेंट की अटेंडेंस भी चेक करनी होगी। ठीक है, और कम्युनिकेशन चैनल, तो ये सारे ही ऑप्शन यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे और ये आपको ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहे हैं। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपको असर्शन और रीज़न वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, आप असर्शन रीज़न पढ़ के बताएंगे कि क्या सही है और क्या नहीं। असर्शन में बोला है कि जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है टेंड्स टू बी फास्ट एंड फ्लेक्सिबल। फॉर्मल कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए। रीज़न में बोला है क्योंकि फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो एक सिस्टमैटिक है और उसमें इंफॉर्मेशन का ऑर्डरली फ्लो होता है। तो इनमें पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। तो देखिए, बात करें अगर हम असर्शन की, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन फास्ट और फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। लेकिन बिल्कुल फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है वो सिस्टमैटिक होता है और वहाँ पर इंफॉर्मेशन का ऑर्डरली फ्लो होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही जाएगा 4, A is false but R is correct. Next, the last question of the session is which of the following are the characteristics feature of communication। अब कम्युनिकेशन की क्या विशेषताएं हैं इनमें से। कम्युनिकेशन इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, फैक्ट्स एंड ओपिनियंस। तो बिल्कुल सही बात है, कम्युनिकेशन के थ्रू आप अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हो, अपने फैक्ट्स को एक्सचेंज करते हो, अपने ओपिनियंस को एक्सचेंज करते हो। कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स बोथ इन्फॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। बिल्कुल कम्युनिकेशन के थ्रू आप इन्फॉर्मेशन भी देते हो और किसी की भावनाओं को समझते भी हो। कम्युनिकेशन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। बिल्कुल निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है, क्योंकि विचारों का आदान प्रदान आदिकाल से होता आया है और आगे भी होता रहेगा। कम्युनिकेशन इज़ अ सर्कुलर प्रोसेस। बिल्कुल सर्कुलर प्रोसेस है, यहाँ से स्टार्ट होकर वापस यहीं आकर रुकती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये सारे ऑप्शंस आपके सही हो जाएंगे। तो यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा गोज विद ऑप्शन नंबर 4, A, B, C एंड D। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब तो ज़रूर से करना है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल दैन टेक केयर एंड बाय बाय। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी कमिंग बैक। टिल दैन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।